सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा करेंगे। सभी लोग बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा कर रहा हूं कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। आज लॉकडाउन का तीसरे लॉकडाउन का आज पहला दिन है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इस लॉकडाउन को भी हम सफल बनाएंगे। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और खूब पढ़ेंगे। आपको इस लॉकडाउन का इतने अच्छे से फ़ायदा उठाना है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो ये अफसोस ना रहे कि मैंने घर में इतने दिन रह के इसे बर्बाद कर दिया, बल्कि ये फ़ख्र होना चाहिए कि हाँ, मैंने लॉकडाउन में समय का सही फ़ायदा उठाया। क्योंकि एक बार जो समय अगर चला गया वो समय फिर वापस नहीं आने वाला है। और अगर आप एक बात और गौर करते होंगे, जिस दिन आप मन से घर में पढ़ते होंगे उस दिन रात को नींद भी अच्छी आती होगी और अपने आप में भी लगता है कि नहीं, आज मैंने दिन में कुछ किया। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ें। चलिए आज शुरू करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने का क्या तरीका है? बहुत सारे बच्चों ने यह भी पूछा था कि सर अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। खुद मेरे भतीजे ने एक प्रश्न पूछ दिया था, पापा अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है? उसको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रधानमंत्री ही है, अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उसे भी बताना पड़ा। तो चलिए हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका में प्रधानमंत्री क्यों नहीं होती है, अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होती है, भारत में क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की। महाभियोग जिसे इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पहला प्रश्न आपका यहीं पे होता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। जब पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर होता है तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। जैसे मैंने बोला था, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई है। तो ये सारी चीज़, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेधता तो आयरलैंड से, सब ये चीज़। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन करने पर, यानी जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हम उन्हें हटा सकते हैं। अब बात आती है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। तो राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया आती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे तो पहले लोकसभा में, चाहे तो राज्यसभा में। इसका संविधान में कहीं मतलब नहीं है कि पहले अगर लोकसभा में लाया जाए, कहीं राज्यसभा में। यानी आप लोग एकदम जान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। अब बात करते हैं, चलिए मैं आपको डाटे के माध्यम से आपको बताता हूं, आप समझिए। मान लिए हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हम सबसे पहले लोकसभा में लाते हैं। लोकसभा में लाने से पहले जिस सदन में हम लाते हैं 14 दिन पूर्व हमें राष्ट्रपति को नोटिस देनी पड़ती है। 14 दिन पूर्व हमें राष्ट्रपति को नोटिस देनी पड़ती है और नोटिस पर सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर लोकसभा में अगर पहली बार लाया गया तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4, अगर राज्यसभा में पहली बार लाया गया तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4 ये लाया जाएगा। उसके बाद जिस सदन में पहली बार आरोप लगाए गए हैं उस सदन के 2/3 सदस्य, यानी 2/3 सदस्य द्वारा उस संकल्प पारित करके उसे अगले सदन में भेजा जाता है। अब लोकसभा से 2/3 सदस्य पारित करके हम इसे कहां भेजेंगे? तो हम इसे अब भेजेंगे राज्यसभा में, जहां राज्यसभा को राष्ट्रपति को बोलने का मौका दिया जाता है, अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रॉक्सी के माध्यम से भी अपना पक्ष रख सकते हैं। मैंने इकोनॉमिक ग्लोसरी में बताया था कि प्रॉक्सी क्या होता है, यानी अपने बदले किसी और को भेज देना। वो व्यक्ति जो आपका प्रतिनिधित्व करे वो प्रॉक्सी कहलाता है। तो प्रॉक्सी के माध्यम से भी राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। जब राष्ट्रपति
खुद अपना सदन में पक्ष रखते हैं या प्रॉक्सी से माध्यम से पक्ष रखते हैं, तो सदन उनके पक्ष को सुनती है और फिर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरे सदन में भी अगर 2/3 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने की तिथि से, जो पहली बार जो पारित हुई थी जो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने की तिथि से उनको पद से हटना पड़ेगा। ये बात याद रखना है कि राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उनको राष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि जब पहली बार आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लानी होगी 14 दिन पूर्व, तो सबसे पहले 1/4 सदस्यों द्वारा उसे क्या किया जाता है, हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर जो सदन में पहली बार लाएगा 2/3 बहुमत से उसे पास करना चाहिए। फिर उसे अगले सदन में भेजा जाना चाहिए। अगले सदन भी अगर 2/3 बहुमत से पास कर दें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त होती है। लेकिन भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं आई है। भले ही अमेरिका में 3 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग चुकी है। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आधुनिक भारत में आपने भी पढ़ा होगा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी। जब आप हिस्ट्री में, मैं जल्दी हिस्ट्री का भी पार्ट शुरू करूंगा, तो उसमें गवर्नर जनरल पढ़िएगा तो उसमें एक गवर्नर जनरल का नाम आता है जिसे ब्रिटेन में महाभियोग लगाया गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, फिर मैं भी आंसर दूंगा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए अभी भारत के कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई, तो एक भी नहीं, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में देखिए, समझिए, इसको अच्छा समझिए क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होता है और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यहीं से क्रिएट होता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अब याद कीजिएगा, मैंने उनके निर्वाचन में ये बताया था कि उनके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो संसद के दोनों सदनों के यानी निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले लेते हैं। आपको मैंने बता ही चुका था कि राज्यसभा में 2 मनोनीत और लोकसभा में 12 यानी टोटल 14 सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको एकदम याद रखना है क्योंकि आजकल का प्रश्न का जो जनरेशन है वो ऐसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। जब आपको पूरी जानकारी रहेगी तभी आप कोई भी कथन को सही या गलत कर सकते हैं। अब एक बात तो समझिए, अब बात करते हैं कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ बस एक बात याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब प्रश्न आता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब कौन काम करेगा। तो यहाँ प्रश्न आता है, तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए यानी उनकी मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दें, तो उनके त्यागपत्र देने से 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव फिर से कराना क्या है, आवश्यक है। लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना रहे तब उनकी जगह कौन संभालेगा। तब जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना रहे तो उनका पद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। यानी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना रहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका पद संभालते हैं। अब बात करते हैं हम अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भारत की चुनाव प्रक्रिया से थोड़ी अलग है, लेकिन उसके पहले कुछ हम लोग जानते हैं अमेरिका के संसद के बारे में कि अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न आते हैं अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका संबंध किस पार्टी से है,
अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे यदा कदा प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए आज उन सभी की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की संसद की। तो अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। यदा कदा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह। हमारे यहाँ भी एक पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस आपका एक इतिहास में चैप्टर भी पढ़ना है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो ये आपको कांग्रेस, तो ये मान ली कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपुल्स। जिस तरह भारत में संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह अमेरिका में भी कांग्रेस के 2 अंग हैं, एक है सीनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जिस तरह भारत में राज्यसभा उच्च सदन है, उसी तरह अमेरिका में सीनेट वहां का उच्च सदन है, और जिस तरह है लोकसभा निम्न सदन है, उसी तरह वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां का निम्न सदन है। सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो उच्च सदन राज्यसभा है वहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है, लेकिन अमेरिका के उच्च सदन में सीटों का बंटवारा सबका बराबर है। जैसे समझिए, अमेरिका में टोटल राज्यों की संख्या 50 है, एक राज्य से 2 आते हैं, यानी 50 दूना 100। इसलिए अमेरिका का उच्च सदन सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100 है, जबकि उसके निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या 435 है। अगर कार्यकाल का बात किया जाए तो हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का 5 वर्ष। लेकिन अमेरिका के उच्च सदन सीनेट के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि निम्न सदन के सदस्यों का कार्य मात्र 2 साल होता है। हमारे यहाँ तो बहुत दलीय व्यवस्था है, हर एक चुनाव में 2 नए दल बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान में आपके लिए एक प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? ठीक है, लेकिन अमेरिका में मुख्य रूप से 2 पार्टी है, और भी छोटी मोटी पार्टियां, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही पार्टी मानी जाती है जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ती है। और इन 2 पार्टियों से बराबर प्रश्न आते हैं। पहला है रिपब्लिकन पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। ये रेलवे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। और वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45वें राष्ट्रपति, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कईवें राष्ट्रपति हैं, तो 45वें डोनाल्ड ट्रंप, उनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। जबकि दूसरी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, गधा, जिसे हमारे देश में सबसे बुड़बक जानवर माना जाता है, गधा हो एक दी जाती है। लेकिन सोचिए कि वही जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, गधा। और इसी पार्टी ने बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, ये सभी का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 12 प्लॉ याद किया। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पोटस, जिसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। पोटस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग जान लीजिए। पोटस का फुल फॉर्म प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट होता है। पी से प्रेसिडेंट, ओ से ऑफ, टी से द, यू से यूनाइटेड, एस से स्टेटेड। यानी पोटस का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी पोटस पूछता है कि राष्ट्रपति चुनाव में पोटस का मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जहां हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और सबसे अच्छी एक बात आप जानिए कि अमेरिका में जब भी चुनाव होता है तो वो लीप ईयर में ही होता है। जैसे ट्रंप का चुनाव जो हुआ था वो 2016 में हुआ था, और फिर अभी दिसंबर में फिर चुनाव होने वाले हैं 2020। यानी आप एक बात जानिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल में होता है, और जब भी होता है तो वहाँ लीप ईयर में होता है, 2016, 20, 24। और अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार बन सकता है। हमारे संविधान तो इस बारे में मौन है कि हमारे राष्ट्रपति कई बार भी बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं। लेकिन एकमात्र राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो 2 बार से अधिक बने हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका कार्यकाल 1933 से 45 तक था, जो 2 बार से अधिक बने, अपवाद है। लेकिन उसके बाद 1991 में 22वां संविधान संशोधन करके अमेरिका में उसे राष्ट्रपति बनने की लिमिट 2 बार कर दिया गया।
इस तरह से हम कह सकते हैं अमेरिका का इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति होने की योग्यता की। अब बात करते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो समझिए, अमेरिका में राष्ट्रपति होने के लिए सबसे पहले तो अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। हम भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़े थे तो वहाँ सिर्फ ये था भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का ये है वहाँ का जन्मजात यानी वहीं जन्म लिया हुआ नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 14 वर्ष तक कम से कम अमेरिका में रहा हो, ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। और तीसरा, कम से कम उम्र 35 वर्ष हो। अब बात करते हैं वहाँ के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू होती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से शुरू हो जाती है। यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही पहले प्रस्ताव लाया जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए या नहीं। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो वहाँ पहले एक न्यायिक समिति गठित होती है और न्यायिक समिति इस बात का निर्णय करती है कि महाभियोग का आधार बनता है कि नहीं। जब वो न्यायिक समिति को लगता है कि हाँ महाभियोग का आधार बनता है तो न्यायिक समिति फिर क्या करती है, मतदान कराती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का समर्थन मिलने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसका समर्थन कर देती है तब ये मामला वहाँ के उच्च सदन सीनेट में चला जाता है। सीनेट में भी क्या करता है कि सीनेट की अध्यक्षता वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। फेडरल कोर्ट उसे कहा जाता है, यानी सीनेट की अध्यक्षता वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और अगर वहाँ भी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति पदच्युत माना जाता है, यानी वो अपने पद से हट जाता है। इस तरह से हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पढ़ें। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। और इसे अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सब बहुत सारा पॉइंट आपको एक जगह नहीं मिलेगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, और ताकि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों का आप सही से जवाब दे सके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। और आज का सवाल, पहला सवाल, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन थी? भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन थी? अगला प्रश्न, वर्तमान में, मैंने प्रश्न भी पूछा था, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? मैं बता देता हूँ। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अगला प्रश्न, 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 100 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अगला प्रश्न, 101 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? यानी 101 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अगला प्रश्न, 102 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी लगातार कई एग्जामों में यह संविधान संशोधन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अगला, 103 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अगला, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न, जो अभी बहुत चर्चित भी रहे, खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक कौन है? खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक कौन है? अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? और अंतिम प्रश्न, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक प्रश्न और याद आ गया, माफ कीजिएगा। भारत का दौरा करने वाले यानी भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? आप सवाल आंसर दीजिए, आंसर आपके नीचे हमारे कमेंट में भी मिल जाएगा। मैं कमेंट में सारे आंसर लिख दूंगा, अगर नहीं मिले तो वो कमेंट्स से आप देख के लिख सकते हैं।
और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं उनकी शक्तियां के बारे में बताएंगे, तब आपका राष्ट्रपति चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति से कोई ऐसा जो आपको ना समझ में आए, मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसे फिर से समझाऊंगा, फिर से बताऊंगा। अब आज तीसरा लॉकडाउन का पहला दिन है, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब पढ़ें। और जब वीडियो अच्छा लगा, जब आज आपको कुछ लगा कि मैंने कुछ अच्छा बताया, नया चीज़ जो आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।